हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा बेसिकली ये मकसद नहीं है कि इसके बारे में जितना भी है मुझे पता है आपको बता दूँ। एग्जैक्टली आपके माइंड में फीड करना है कि ये जो डाटा हैंडलिंग है हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ आता है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा क्या होता है। तो डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, जैसे कि हम में से बहुत सारे जने क्रिकेट देखते होंगे। लाइक मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत सारों को इंटरेस्ट होता है। रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस, मतलब है ना, एक बैट्समैन के द्वारा कितने रन्स बनाए गए उसके लास्ट 10 मैच में, उसका अगर हम एक रिकॉर्ड फाइल करें तो वो सब हमारा डेटा होता है ना। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितना स्कोर किया है, उसका आप एक पूरा मार्कशीट बनाते हो सारे स्टूडेंट्स की। तो वो सारे मार्कशीट्स किस में आती है? डेटा। या आपने एक डेटा कलेक्ट कर रखा है ना। नंबर ऑफ़ स्टोरी बुक्स रीड बाय यू, आपके द्वारा कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी गई है, इसका एक रिकॉर्ड होगा आपके पास कि मैंने 10 स्टोरी बुक्स पढ़ी है, 5 स्टोरी बुक्स पढ़ी है, 20 स्टोरी बुक्स पढ़ी है। किसी का रीडिंग पैशन भी होता है, तो लाइक उनका अलग अलग ऐसे नंबर होगा। तो वो क्या है? हमारा डाटा है। जैसे आपको तीनों एग्जाम्पल मैंने जो बताए हैं समझ आए होंगे। ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स है डेटा। मतलब हम कहीं पे भी हम कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी आप डिपार्टमेंट में देख लो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डेटा। अब हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग डेटा। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज़ इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। मतलब हम जो है ना, हमें जो डेटा हमेशा मिलता है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। और उस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रॉ डेटा हम बोलते हैं। लेकिन अगर उस अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हमें मीनिंगफुल बनाना है, मतलब उसको महत्व देना है हमें उस डेटा को, इफ़ यू वांट टू मेक इट मीनिंगफुल दैन वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमैटिकली। तो हमें उसे एक ऑर्गेनाइज वे में उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना पड़ेगा, जिससे कि एक मतलब उसका रिज़ल्ट निकल के आ सके। अगर सपोज़ मैं आपके सामने यहाँ लिख दूँ 2, 5, 8 और 9, सपोज़ ये मैंने एक डेटा लिख दिया। अब इसका कुछ भी मीनिंग निकल रहा है? ऑब्वियसली 2, 5, 8, 9 ये कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रखा है, बस नंबर्स लिख दिए मैंने। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये 4 नंबर क्या है? स्टोरी बुक्स रीड बाय माय 4 स्टूडेंट्स, तो अब पता चल रहा है कि हाँ भाई, 4 स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट ने इतनी स्टोरी बुक्स पढ़ी है, एक ने इतनी। तो इसको मैंने एक मीनिंगफुल वे में बता दिया कि इसका मीनिंग ये है। और वहाँ पे मैं एक टेबुलर फॉर्म में बना सकती हूँ कि ये मेरे 4 स्टूडेंट्स के नाम हैं, 2, 5, 8, 9 उनका रॉ डेटा है, मतलब ये उन्होंने बुक्स पढ़ी है। तो ऐसा करके मैं एक टेबुलर फॉर्म में बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, उस टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ किया डेटा। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, उसको एक मीनिंग देना। गॉट इट? अब जैसे एग्जांपल देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, उनको एक फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जैसे हम क्लास में भी ये काम करते रहते हैं कि भाई तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछते रहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो उसको अगर एक टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए तो वो ऑर्गेनाइजिंग डेटा हो जाता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट है आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनको ये पसंद है। तो 7 जनों को आर्ट्स पसंद है, 5 जनों को मैथमेटिक्स, 6 जनों को साइंस और 4 जनों को इंग्लिश। उसको मैंने टेली मार्क्स की फॉर्म में लिखा है। टेली मार्क्स आपको ऑब्वियसली आते होंगे टैली करना। 1, 2, 3 और 4 एंड देन 5 में हम ऐसे स्लाइड कर देते हैं। देन आगे 6, 7। तो ऐसे ही हमने सबको टेली मार्क्स में अरेंज कर दिया है। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 22। तो ये एक एग्जांपल था, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट। उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग डेटा। और जो हमें अनऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलता है वो क्या कहलाता है? हमारा रॉ डेटा। गॉट इट? डेटा रिप्रेजेंटेशन।
रॉ डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ़ वेज़। उसे हम बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये भी देखा होगा, जो बिजनेसमैन्स वगैरह होते हैं, या अभी स्टॉक मार्केट की हम अगर बात ले लें, तो कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी ग्राफ नीचे जा रहा है, तो हमें वहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम बिज़नेस स्टडीज़ करें, हमें कुछ डायग्रामेटिकली चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो, तो हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के डेटा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म्स होते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ 4 तरीके के डायग्राम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के बीच क्या होता है, इनके बीच जो होता है गैप होता है, और ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स हमें बताए जाते हैं। अलग अलग इनकी लेंथ होती है। एक्स एक्सिस पे कुछ डेटा होगा, वाई एक्सिस पे कुछ अलग डेटा होगा। हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ की तरह सेम होता है, बस इसके बीच में जो गैप है उसको मिला दिया जाता है। ये देखिए, ये एकदम पास पास बनाए गए हैं, और यहाँ पे हर में गैप है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यही डिफरेंस है कि इसके बीच गैप नहीं होता है और इसमें गैप्स होते हैं। बाकी इधर भी कुछ डेटा होगा, इधर भी कुछ डेटा होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, जो हिस्टोग्राम होता है, ये नॉर्मली एक हिस्टोग्राम हमें दे रखा है जिसके बीच गैप नहीं है, तो उसके सेंटर में एक हम पॉइंट ले लेते हैं एंड उन सबको हम मिला देते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कहलाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कि हमें पता लगता है कि हमारा ग्राफ किधर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और पाई चार्ट ये हम बचपन से वैसे ही पढ़ते आए हैं, एक सर्कल फॉर्म में होता है, और सर्कल के काफ़ी सारे हम पार्ट्स कर देते हैं, तो अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन सब के क्वेश्चंस की मैं आपको है ना एक एक क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूँगी। मैंने लिखे नहीं हैं, बट यहाँ पे मैं इमेज के थ्रू आपको समझाऊँगी, क्योंकि अगर मैं लिखती तो मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। तो देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक इमेज लगा दूँगी, और इसमें आप बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा। एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे मतलब बुक में बन रखा है। इस एग्ज़ाम्पल को गौर से देखिए। एक्स एक्सिस पे तो ईयर्स लिख रखे हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे लिखे हैं। और नीचे क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2003 में कितने हैं, दैट इज़ 60। हमें वाई एक्सिस पे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये नॉर्मल ऐसे सिंपल छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ हिस्टोग्राम का। ये हमने एग्जांपल लिया बार ग्राफ का, अब हिस्टोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। हिस्टोग्राम वाले एग्जांपल की भी मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूँगी। आप गौर से देखिए, आपको इमेज दिख रही होगी। उसमें नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, और ऊपर बता रखे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि कौन कितना घंटे टीवी देखता है। इसका हमें एक डेटा गिवन है ग्राफ फॉर्म में, हिस्टोग्राम की फॉर्म में। एग्जाम्पल 2 देखिए, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिख रहा है, 32 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, वो भी किस ड्यूरेशन में, 4 से लेके 5 आवर्स में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 3, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 आवर्स से कम ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीवी देखते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे 4 से कम कितने हैं, एक तो 4, 8 और एक 22, है ना। मतलब 1 से 2 आवर्स कितने देखते हैं, 4 स्टूडेंट्स। 2 से 3 8 स्टूडेंट्स, और 3 से 4 घंटे कितने देखते हैं, 22। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 22 + 12 कितना हो जाएगा, 34। तो 34 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन इस ग्राफ से दे रखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। तो 5 आवर्स से ज़्यादा कौन स्पेंड करता है, कितने स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं टाइम, 8 + 6। ग्राफ को देख के आपको इजीली समझ आ रहा होगा, दैट इज़ 14। तो 14 हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ये इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं पाई चार्ट का। आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी पाई चार्ट की। एग्जांपल लिख रखा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। जो एक्सपेंडिचर है वो मैक्सिमम होगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है पाई चार्ट में, दैट इज़ 25%। तो 25% किसका है, फूड का, मतलब खाने पीने में खर्चा ज़्यादा होता है, तो फूड यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम
इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो सेविंग्स के बराबर ऐसा कौन सा आइटम है जिसका इक्वली खर्चा होता है? तो सेविंग्स हमारी 15% है। 15% और कहाँ लिखा है? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन में लिखा है, तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेवल का क्वेश्चन है। इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज़ 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स? अब देखिए इसको गौर से, हमें सेविंग्स बता रखी है, मंथली सेविंग्स कितनी? 3000, जो कि हमें पाई चार्ट में दे रखा है 15%। तो जो 15% है वो हमें गिवन है 3000, और हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स? 10% कितना होगा? तो 15% हमें 3000 दे रखा है, तो 10% क्या होगा? 3000 अपॉन 15 इंटू 10, है ना। नीचे आप सोल्यूशन में देख भी सकते हैं, दैट इज़ आंसर 2000। तो 2000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है और ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सारे ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। In many frequency distributions, the average value generally lies in the central part of the distribution. हमें कोई बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है और उसमें है ना, उसकी जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, हम किसी का भी एवरेज निकालते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फर्स्ट ईयर में आपके बने 80%, सेकेंड ईयर में आपके बने 81%, थर्ड ईयर में आपके बने 82%। लेट सपोज 80, 81, 82, तो इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो समथिंग 81 के अप्रॉक्स ही आएगा, है ना। तो उसके मिडल पार्ट में कहीं ना कहीं जो है एवरेज वैल्यू लाई करती है, सेंट्रल पार्ट में या मिडल पार्ट में। तो सेंट्रल पार्ट में लाई कर रही है उसकी वैल्यू, यानी सच वैल्यूज़ आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स बोलते हैं। और इसमें हमारे क्या आती है? 4 चीज़ें आती है। वो क्या क्या है? मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। शायद रेंज आपने ना भी पढ़ा हो, तो अभी समझ लीजिए हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। तो ये कंसेप्ट मैं आपको 4 से लेके 5 मिनट में क्लियर कर दूँगी और देन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मीन क्या होता है? एवरेज निकालना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 80%, 81% और 82%, तो हमारी ये 3 ऑब्जर्वेशन हुई 3 साल की। तो इन तीनों को ऊपर हम ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3 है। तो 80 + 81 + 82 अपॉन 3, तो उससे हमारा मीन आ जाएगा, दैट इज़ 81। गॉट इट? तो मीन हम ऐसे निकालते हैं। मीडियन, मिडल मोस्ट नंबर, सबसे बीच ही बीच में जो नंबर आ रहा है वो मीडियन होगा। व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा होगा ओनली तब हम मीडियन निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। अगेन सेम एग्जांपल लेंगे, जैसे 80, 81 और 82। अब ये 3 ही नंबर दे रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी है, तो मिडल मोस्ट नंबर क्या है? 81। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन, दैट इज़ 81। ठीक है, तो इससे हमने क्या बात देखी कि मीन भी हमारा 81 आया था, मीडियन भी हमारा 81 आया, जब ये वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव थी, मतलब एक के बाद एक रिपीट हो रही थी, 80, 81 और 82। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो हमारा मीन और मीडियन बराबर हो जाता है। ये मैंने नोट में लिख रखा है, इफ़ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव। ये चाहे एक के बाद एक हो सकते हैं, या फिर ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, या ऐसे नंबर्स जिनमें एक पर्टिकुलर गैप हो। जैसे 7 की टेबल लिखी हुई है, सपोज करो, वो भी 5 मल्टीपल्स तक, 7 से लेके 35 तक। तो सबसे मिडल मोस्ट नंबर क्या होगा? 21 होगा, क्योंकि वो 3 बार आ रहा है ना। तो ऐसा करके अगर कॉन्जिक्यूटिव हो और मिडल मोस्ट नंबर जो होगा हमारा, वही हमारा मीन होगा, मतलब मीन और मीडियन बराबर हो जाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी, सो डोंट वरी, अभी आप याद कर सकते हैं, और वैसे तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया तो आप समझ भी सकते हैं। तो मीन और मीडियन क्लियर हो गया आपको। अब मोड क्या होता है हमारा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। जैसे मान लीजिए अभी तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग नंबर दिए हैं। अब ऐसे कोई एक आपको डेटा दे रखा है 2, 3,
3, 4, 6 ये डेटा दे रखा है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर क्या और आ रहा है हमारा 3। 3 2 बार रिपीट हो गया, तो सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है, तो ये हमारा मोड हो जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, दैट इज़ मोड। और रेंज क्या होता है? हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। अब इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है? 6, लोवेस्ट 2, तो 6 माइनस 2 कर देंगे, दैट इज़ 4, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सो आई होप आपको मीन, मीडियन, मोड और रेंज समझ आए होंगे। और अगर कंसेक्यूटिव है तो मीन और मीडियन जो है हमारे बराबर होते हैं। अभी आई नो थोड़ा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अभी जैसे ही हम क्वेश्चन करने लगेंगे आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे। सो अब हम देखते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। इनके बीच क्या रिलेशन होता है? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। अगर हमें क्वेश्चन में मोड और मीन दे रखे हों और हमें मीडियन निकालना हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें डेटा की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। याद कैसे रख सकते हैं? जैसे गाना है ना, वो कौन सा गाना है? 1 2 का 4, तो यहाँ पे 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 3 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कितना ऐड करने पर 3 हो जाता है। और मीडियन, मोड, मीन याद रखना है आपको। ठीक है, तो 1 2 का 3 हो गया, ये हमारा 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ऐसे ही रैंडमली अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया, आप जिस हिसाब से याद रखना चाहें रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो कि फेवरेट पोर्शन है स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ आया हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ आया है। और अगर आप ऐसी और सीरीज़ आगे चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन बिलो इज़ अ डेटा सेट ऑफ टेम्परेचर्स। हमें ये टेम्परेचर्स का डेटा दे रखा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा? ये CTET 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता पेन उठाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। 50% बच्चे इसमें मतलब गलत कर जाते हैं, 50% का ही सही हो पाता है। सो वार्न कर रही हूँ मैं आपको, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 8। और लोवेस्ट नंबर कौन सा है? माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो लोवेस्ट होता है। अगर ये आपको पता है देन वेरी वेल। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो बहुत सारों ने 8 माइनस 8 करके 0 आंसर बताया होगा, बट 0 इसका आंसर नहीं है। रेंज क्या होता है? देखिए, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट हमारा यहाँ पे है 8 माइनस, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में हमारा माइनस है और हमारा लोवेस्ट में खुद में माइनस है, तो यहाँ ये -8 होगा, जो कि लोवेस्ट नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ओवरऑल ये 8 + 8 बन जाएगा, दैट इज़ 16 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन डी। गॉट इट? तो इसलिए मैंने बोला था 50% यहाँ पे गलती कर जाते हैं। अगर आप उन 50% में नहीं आते हो तो आपको अभी से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डेटा। ये एक हमें बहुत बड़ी संख्या में डेटा गिवन है, हमें एक्स उसका मीडियन दे रखा है। इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18, अगर 8 को हम रिप्लेस कर दें 18 से, यहाँ पे ये 8 दे रखा है ना, इसको 18 से रिप्लेस कर दें, देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ वाई, तब उसका मीडियन वाई हो जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई? फिर एक्स और वाई का हमें सम बताना है। तो पहले तो अगर हमें मीडियन की बात है तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर हमें अभी क्या दिख रहा है? 8, तो 8 लिख दिया। उसके बाद 9, 9 के बाद कौन सा दिख रहा है हमें यहाँ पे? आई थिंक सो 13 होगा। 13 से पहले तो कुछ दिख नहीं रहा है। 13, वो भी 2 बार, तो 8 हमारा क्लियर हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है,
उसके बाद और 13 नहीं है। फिर हम आते हैं 14 पे। तो 14 मुझे कितनी बार दिखा है? 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ये हमारा 14 भी हो गया। उसके बाद 15 मुझे दिख रहा है 3 बार, 15, 15 और 15। तो ये 15 यहाँ से गया, इधर से गया, इधर से भी गया। उसके बाद 16 मुझे दिख रहा है 2 बार, तो ये 16 हो गया, 16। उसके बाद 17 मुझे दिख रहा है 2 बार, तो ये 17 हमारा हो गया 2 बार। ठीक है, आई होप 17 के बाद अब और कोई नंबर नहीं है। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3 3 6 3 9 3 12। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। गॉट इट। अब ये है ओवरऑल 15 नंबर। ऑड है। ऑड नंबर में हम नॉर्मली क्या करते हैं, आई होप आपको मीडियन में पता होगा। मिडल मोस्ट नंबर मैंने आपको निकालने का बोला। तो अगर ऑड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, n/2 कर देते हैं। और अगर इवन होता है तो हम क्या करते हैं, n/2 और n+1, सॉरी n/2 + 1। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है। तो यहाँ पे ऑड है, 15 है, तो 15/2 करेंगे, यहाँ पे +1 होगा। वही मैंने देखा कुछ गड़बड़ तो हो रही है, थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑड नंबर आया 15। तो 15 का ऑड है तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। और अगर 15 की जगह यहाँ एक 14 होता तो वहाँ पे अपन 14/2 करते हैं और 14/2 + 1 करते हैं। ठीक है, और फिर उसका मीडियन हम इसका एवरेज निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके /2 कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो है ये मीडियन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हम TH लिखेंगे कि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आंसर होगा, ना कि इसको जो सॉल्व करने पर आया वो। तो ऑड है तो 15 + 1/2 दैट इज़ 8। तो हम इसमें देखेंगे 8th ऑब्जर्वेशन जो कि हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऑब्जर्वेशन ये वाली आ रही है, दैट इज़ 14। तो हमारा x का आंसर तो आ गया 14, क्योंकि x मीडियन था इस वाले डेटा का। अब इसने बोला इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18। अगर 8 को 18 से रिप्लेस कर दें, मतलब ये वाला 8 यहाँ से हट के इधर आ जाएगा कॉमा करके 18। ठीक है, 8 रिप्लेस हो गया 18 से। तो अब हमारा इसका मीडियन नया वाला क्या होगा, y होगा, है ना। देखिए आपको क्वेश्चन ढंग से दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देती हूँ। ये x यहाँ पे पुराने वाले का मीडियन था तो वो हमने निकाल दिया। y हमारे नए वाला जो डेटा हमने दिया है 8 को 18 से रिप्लेस करके उसका मीडियन है। तो 8 यहाँ से रिप्लेस होके इधर आ गया। तो अब नंबर ऑफ़ टर्म्स तो उतनी की उतनी है, तो हम 8th ऑब्जर्वेशन इस वाले में निकालेंगे। तो 4 और 4। अब हमारा जो न्यू मीडियन हो गया वो हो गया 15। ठीक है, तो y का आंसर हमारा आ गया 15। अब इन दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 14 + 15 दैट इज़ कितना होता है, 29। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। गॉट इट। तो ऐसे आपको थोड़े मीन मोड मीडियन निकालना आसान है, रेंज निकालना आसान है, लेकिन इसको ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के आपको एकदम तड़का लगा के क्वेश्चन दिया जाएगा सीटेट में। बस उसको आपको समझना है एंड देन उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो ये यहाँ पे 29 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं, मतलब मैंने सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं जिसमें हर में कुछ ना कुछ तड़का हो, कुछ अलग हो, वैसे वाले क्वेश्चन दिए हैं। मुझे पता है जिसमें नॉर्मल मीन मीडियन मोड निकालना है वो तो आप कर ही लोगे। द मीन ऑफ 10 नंबर्स, ये 2013 में आया हुआ है। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 0 इफ़ 72 and -12 are included in these numbers, then the new mean will be। आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे पेन चलाने की भी ज़रूरत है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होने वाला। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए।
आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए, द मीन ऑफ 10 नंबर्स, कोई यहाँ पे 10 नंबर है, उसका मीन हमें दे रखा है ऑलरेडी 0, मतलब यहाँ समथिंग कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, अपॉन में 10 लिखा होगा हमने उसके, तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर उसमें 2 नंबर ये और इंक्लूड कर दिए जाए तो हमारे 10 नंबर किस में कन्वर्ट हो गए, 12 में कन्वर्ट हो गए। और पहले वाले का तो मीन वैसे ही 0 आ रहा था, तो हमें केवल इन 2 नंबर को ऐड करना रहा। तो 72 माइनस 12 कितना हुआ, 60, और 60 में अपॉन 12 कर देंगे, क्योंकि 10 जो है 12 में बदल चुका है। अरे भाई, हमें अब क्या दे रखा था, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 0। हम मान लेते हैं 10 की 10 ऑब्जर्वेशन ही 0 है, तो 0 + 0 ऐसा करके 10 टाइम्स, ठीक है, अपॉन 10। तो यही तो मीन होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम इसमें 2 वैल्यू और ऐड कर दें, एक तो 72 और एक -12 को अगर हम ऐड कर दें, तो यहाँ पे 10 जो है हमारा 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे तो वैसे भी 0 हैं, तो 72 - 12 कितना हो जाएगा, 60, और अपॉन में 12, यही हमारा मीन है। तो 60 अपॉन में 12 कितना आया, 5। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ईजी सा क्वेश्चन है। दोबारा मेरी वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आप अच्छे से पता कर पाएंगे। और एक बार खुद का दिमाग लगाइए कि भाई मैंने क्या किया है, क्या सॉल्व हुआ है। 10 नंबर दे रखे थे, उनका मीन 0 आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर ऐड किए, 72 - 12, तो नीचे 10 जो थे वो भी तो 12 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर 12 आइटम्स हो गए। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 12। तो हमारा न्यू मीन क्या आ गया, पहले तो 0 था, न्यू मीन बाद में 0 को हट के क्या आ गया, 6 आ गया, सॉरी 6 क्या, 5 आ गया। गॉट इट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हम आगे थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखते हैं, देन इस वीडियो को एंड करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है CTET 2022 में। आइए देखिए, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमसे इसी डेटा का मीन, मीडियन, मोड नहीं पूछा है। किसका मीन पूछा है, रेंज, मोड एंड मीडियन, रेंज, मोड एंड मीडियन। तो कुल मिला के हमें चाहे रेंज फाइंड करनी हो, कुछ भी फाइंड करना हो, अगर हमें इतना पता है मीडियन फाइंड करना है, तो एक बार हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उससे मोड और रेंज निकालना भी आसान हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रेंज भी आ जाएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में ईजी रहता है। तो देखते हैं इसको, सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है, दैट इज़ 7, तो 7 लिख देते हैं। सॉरी 3 भी तो है हमारा, 3 चुटकू को तो हम भूल गए, तो 3 हो गया हमारा, 7 हो गया। उसके बाद आई थिंक सो 12 भी दिख रहा है मुझे, तो 12, 13, 15, 16, 18 दो बार है, 19, देन 12 हो गया, 13 हो गया, 15, 16, 18 दो बार हो गया, 19 हो गया। ठीक है, अब ये 3 बचे, 27, 29, 34, तो ये भी हमारे हो गए। गॉट इट, एक बार गिन लेते हैं, 3 2 5, 3 2 5, 10 2 12, 3 2 5, 3 2 5, 12। ठीक है भाई, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें क्या निकालना है, रेंज, मोड एंड मीडियन। ये 3 निकालने के बाद जो इनका आंसर आया उसका हमें मीन निकालना है। ठीक है, डेटा से भी डेटा बन रहा है और उस डेटा का हमें मीन निकालना है। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा घुमा के आया है आपके पास। देखिए, इसका अगर हम रेंज निकाल लेते हैं पहले, तो रेंज क्या होगी, 34 - 3, दैट इज़ 31। मोड हमारा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है, दैट इज़ 18, तो 18 हमारा इसका मोड हो गया, क्योंकि 18 ही है जो केवल 2 बार आ रहा है। और मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर। उसके बाद मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन में ये टोटल 12 टर्म्स है, इवन टर्म्स है,
तो हमारे मिडल मोस्ट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 12/2 और एक 12/2 प्लस 1, तो 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन, यही हमारी नंबर होंगे मिडल मोस्ट नंबर। वही काउंट कर लो ना, इधर भी सेम छूटने चाहिए, इधर भी सेम छूटने चाहिए। तो इधर भी यहाँ पे 5 छूट रहे हैं और इधर भी यहाँ पे 5 छूट रहे हैं, तो ये 2 नंबर हम मिडल मोस्ट नंबर होंगे। तो इसका भी हमें मीडियन निकालना है, तो 16 + 18/2, तो 8 और 6 14, तो यहाँ 2 और इधर 17 आ गया, तो ये इसका मीडियन आ गया। तो हमारे पास डेटा क्या हो गया? 17, 18 और 31। अब इसका भी हमें मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होगा। तो देखिए, इनको ऐड करना है हमें सिंपली, तो 8 7 15 1 16 3 4 5 और 6, तो 66/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 22। तो 22 हमारा आंसर हो गया, मीन निकल के आ गया। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, है ना। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये तो मैंने आपको अभी समझाया है, तो मीडियन निकालने में इतना टाइम लगा है, प्लस आपको क्या करना होगा आपके रफ वर्क में सीटेट में, तो केवल इसको असेंडिंग में अरेंज करो और डायरेक्ट ये वाली जो संख्या है ना, आपके मन में सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट आनी चाहिए। जैसे इसको केवल असेंडिंग में अरेंज करके आपको लिखना होगा 34 - 3, ये आप मन में कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिखोगे 17। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर कौन सा है? 18 है, तो वो आप यहाँ डायरेक्ट लिखोगे मोड। उसके बाद आपके ये कैसे आया? सॉरी, 31 तो रेंज हो गया एंड 18 हो गया एंड देन 17। अब ये आपने इसके मिडल मोस्ट नंबर वहीं इसी रो में आपको निकालने के 6th और 7th ऑब्जर्वेशन, इनका सम करके अपॉन 2, ये भी आपको मन में कैलकुलेट करना होगा फटाफट से। देन आप उसको निकालोगे तो आएगा आपका 17। तो ऐसा करके आपको ये सॉल्व करना होगा एंड देन इसका मीन निकाल के आपको डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि आया है सीटेट 2016 में। इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने वो नोट लिखा था वो वाली बात क्लियर होगी। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x, x+2, x+4, x+6, x+8, हर में जो है 2 इंक्रीज़ हुए जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्जिक्यूटिव ही है, हर के बीच में सेम गैप है ना। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, x, x+2, x+4, x+6, x+8, ये हमें दे रखी है ऑब्जर्वेशंस। इसका मीन हमें दे रखा है 11। अब 11 मीन दे रखा है, देन द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिए, जो नॉर्मल बच्चा होगा वो इसमें x की वैल्यू फाइंड करेगा, उसको इन 3 में रखेगा x की वैल्यू को, उन 3 का मीन निकालेगा, तो इन 3 को ऐड करके अपॉन 3 लिखेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या समझदारी दिखानी है कि हमें पता है ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, हर के बीच 2 का गैप आ रहा है, तो जो हमारा x का आंसर आएगा तो वो यहाँ 3 है वैल्यू, ठीक है। तो 3 वैल्यू में हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव में मीन और मीडियन बराबर होते हैं, तो हम क्या निकाल लेंगे? मीडियन निकालेंगे। तो 3 वैल्यू में मीडियन यानी मिडल मोस्ट नंबर ये होगा, और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो x जो हमारा आएगा उसको सिंपली हम इसमें रखेंगे +2 कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, और मीडियन और मीन बराबर होगा। एक बार दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। तो इसका हम पहले तो नॉर्मल जैसे मीन निकालते हैं वैसे निकालेंगे, इन सब का आप सम कीजिए और अपॉन 5 करेंगे तो वही मीन होगा। तो 2 + 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, तो यहाँ तो आ गया 20, और x कितनी बार है? 5 बार, तो 5x, सॉरी यहाँ पे x ऑलरेडी लिखा था, अपॉन में 5 ऑब्जर्वेशन है और इधर आ गया 11, तो 5x = इधर ये जाएगा 55 और -20, प्लस का 20 उधर चला गया, तो कितना आ गया ये 35, और x हमारा कितना आ जाएगा
7, क्योंकि ये 5 उसके नीचे चला गया। अब ये कुछ स्टेप मैं डायरेक्ट फटाफट से कर रही हूँ ताकि स्पीड इंक्रीज़ हो। हर एक स्टेप अब आपको बच्चों की तरह बताने थोड़ी बैठूँगी मैं कि है ना, इसको पहले हम इधर लेके गए फिर इसको इधर लेकर आए। डायरेक्टली आप अपने मन में थोड़ा सॉल्व कीजिए। एक्स हमारा 7 आ गया, 7 को फटाफट हमने यहाँ रखा तो +2 9 हो गया, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब ये तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो एक तो एक्स 7 हो जाएगा, एक यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक 7 + 4 11 हो जाएगा। अब इन 3 संख्या का मुझसे क्या पूछा है, मीन पूछा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो इनका मीन आप निकालोगे तो क्या करोगे, वैसे तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं आपको, 2 का गैप दिख रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव है। 7 + 9 + 11 अपॉन 3, मीन इसका ऐसे ही निकालते हैं। तो 11 + 9 20, 27 अपॉन 3 क्या आया, 9। हमारा पहले भी क्या आया था, 9 आया था, इधर भी 9 आया। तो मीन निकालने पर हमने इसका जब मीन निकाला तो हमारा 9 आया। यहाँ पे x निकालने के बाद इसका हम डायरेक्ट अगर देखें मिडल मोस्ट नंबर तो ये हमारा मीडियन है, तो मीडियन भी हमारा क्या है, 9 है। तो मीन और मीडियन हमारा बराबर ही आता है जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हों। ये बात मैंने आपको नोट में भी बताई है, तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैन इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस इज़ 54. If each observation is increased by 8 and its sum is divided by 2, then what is the mean of the resulting observations? ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हमें ये नहीं दे रखा है कि कितने टाइप, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन हमें उसका मीन दे रखा है 54 है। तो आपको भी पता है अगर मैं सेम टर्म्स को कितनी भी बार लिख दूँ, जैसे अगर 2 लिखा 2 लिखा 2 लिखा, इसका मीन क्या आएगा, 2 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको कितनी बार लिखो आप उसका मीन चेंज नहीं होने वाला। इसको आप नॉर्मली सॉल्व करके भी देख सकते हैं मेरे साथियों। क्या होगा इसका आंसर, 4 + 2 6, 6/3 2। ठीक है, तो उसको आप कितनी बार लिख दो उसका मीन वही रहेगा। तो एक बार को हम मान के चलते हैं 54 की 3 बार दे रखा है, 54 54 और 54, इसका मीन निकाला और 54 आया। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ इंक्रीज बाय 8 एंड इट्स सम इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसमें 8 8 ऐड कर दें हर ऑब्जर्वेशन में तो क्या आएगा, यहाँ पे 54 + 8 कितना होता है, 62, एंड देन उसका सम जो है हम डिवाइड बाय 2 कर दें, दैट इज़ 31। तो हमारी न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आई, 31 आ जाएगी सबकी। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को हम 8 से इंक्रीज़ कर दें और हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ होने के बाद 2 से डिवाइड कर दें तो 31 आएगा। देन व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, तो इन रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा, अगेन 31 ही होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आया समझ। अब ये तो मैंने एक रैंडम लेके कर दिया आपको समझाने के लिए कि मान लेते हैं कि 3 ऑब्जर्वेशन होगी। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन ही गिवन नहीं हो कितने नंबर वाली है, तो नॉर्मल हमें यहाँ जो दे रखा है इंक्रीज बाय 8 और डिवाइड बाय 2 समथिंग, ये डायरेक्ट हमें इस नंबर में अप्लाई कर देना है। जैसे हमें यहाँ दे रखा है 54, ठीक है, समझने का ट्राई कीजिए। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ इंक्रीज बाय 8, हमें यहाँ जो जो भी दे रखा है इसमें 8 ऐड कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। इसमें 8 ऐड करोगे 62/2 करोगे तो 31, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया 31, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 10 मिनट में आपको 10 या हार्डली 15 मिनट में आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, देन ग्राफ के क्वेश्चंस कराए, मीन मोड मीडियन के क्वेश्चंस कराए, अलग अलग ईयर्स में जो आए हुए थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।